नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर हुई, जहां पर पार्टी ने अपनी एक नई टीम को तैयार किया। यानी हर प्रांत में जो प्रभारी थे उनको बदल दिया गया है और साथ ही साथ इसमें जाति संतुलन या यूं कहें कि जाति समीकरणों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव अपनी समाप्ति की तरफ है, अंतिम दौर में चुनाव चल रहा है और ऐसे में अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर के है। और उसमें भी खास तौर से जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम के सहारे उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके का अभियान शुरू करने जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि पार्टी अपना सभी 80 लोकसभा सीटों में एक-एक मतदाता तक अपनी पकड़, अपनी पहुंच को स्थापित करने के लिए खास तौर पे मेहनत कर रही है और उसको लेकर के आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी निश्चित तौर पर समय से काफी पहले, और ये कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल में 365 दिन और 24 घंटे लगातार एक्टिव रहती है। यानी एक तरीके से वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में या चुनावी मोड में रहती है। कई बार देखा भी गया कि इसका बड़ा लाभ भी पार्टी को मिलता है और कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जीत एक बढ़त की तरफ एक पहला कदम होता है। आमतौर पर इस तरीके के प्रयोग पहले उत्तर प्रदेश में मायावती करती रही है, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया, और एक जमाने में एक दौर में हमने देखा भी कि वो लोकसभा चुनाव के करीब करीब 1 साल पहले भी अपने प्रत्याशियों को उतार देती थी। उसके बाद उनकी समीक्षा करने के बाद अगर उनको लगता था कि इस प्रत्याशी में कहीं कोई कमी है या उनको फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो ऐन मौके पर बदल भी दिया करती थी। और विधानसभा के चुनाव में भी उनका यही पैटर्न रहता था। तो लोग उस वक्त इस बात को मानते थे कि मायावती दरअसल अपनी तैयारी बहुत पहले से कर देती है, प्रत्याशी को भरपूर मौका मिलता है और संगठन भी मजबूती से अपना काम करता है। हालांकि बीते 1 दशक के दौरान मायावती की इस प्रक्रिया में भी ढीलापन या लचीलापन देखने को मिला है। अभी उनकी बूथ कमेटियां भी तैयार नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे वक्त में जहां तमाम दूसरे सियासी दल अभी इस फेर में उलझे हुए हैं कि गठबंधन का आकार कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से अपना मेकओवर कर रही है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उसको कितनी बड़ी लीड मिल सकती है, आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बघेल साहब, दीपक बघेल जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ उमा शंकर जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और प्रमोद गोस्वामी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम शुरुआत बघेल साहब से करते हैं। बघेल साहब, आज जो आपकी बैठक थी उसमें क्या क्या तय किया, किस तरीके के डिसीजन हुए, और आपने सभी जो आपको 6 प्रांत थे उस सभी 6 प्रांतों में आपने अपने प्रभारियों को बदल दिया है। कहीं पर आपने वैश्य समाज से दिया है, कहीं भूमियार समाज से दिया है, अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग जो जातियां उन सबको आपने एक तरीके से एडजस्ट करने की भी कोशिश की है। बघेल साहब। मानस जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी लोक कल्याण नीति और रणनीति के माध्यम से चुनाव के अंदर जा रही है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला प्रभारियों से लेकर और अपने क्षेत्र प्रभारियों तक की नियुक्ति की है। तो हम सह प्रभारी और प्रभारियों के नाते से हम संगठन के जो काम है, संगठन के जो कार्यक्रम है, संगठन की जो नीतियां हैं उसे जमीन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे जन जन तक पहुंचे, ऐसे संपर्क कैसे किस प्रकार से करा जाए कि जनता तक हमारी जो सरकार की लोक कल्याण की नीतियां हैं वो जनता तक सीधे पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे एक एक घर को नॉक करके उनके दरवाजे तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं को और उपलब्धियों को उन तक पहुंचाने का काम किए। इसी दृष्टिकोण से तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है और इसी की कड़ी में हमने प्रभारी और सह प्रभारियों की अपनी जो योजना और रचना है उसका क्रियान्वयन करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के बैठकों के कारण संपन्न हो पा रहा है और उसी दृष्टिकोण से हम आगे की तरफ भी चल रहे हैं। देखिए, आपने लगातार देखा होगा जिस प्रकार से हमारा प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ नेतृत्व, ये सारे नेतृत्व मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस के एकदम सीधी जो विपक्षी दल है उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ देख रहे होंगे आप जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन है वो एक प्रकार से किसी को चिरकुट, किसी को छोटभैया नेता, किसी को इस प्रकार की जो टिप्पणियां ये आपस में कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने
लक्ष्य के प्रति कितनी सजग है और अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से क्रियान्वयन कर रही है? तो लक्ष्य के प्रति कितनी सजग है भारतीय जनता पार्टी? उमा शंकर जी, अभी तो उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन का स्वरूप भी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके साथ रहेगा, क्योंकि जो तल्खियां गठबंधन के घटक दलों में देखने को मिल रही है उससे तो अभी स्वरूप भी तय नहीं है। दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि वो उसने अभी से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हो पाए और उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उमा शंकर जी, अनम्यूट कर दीजिए अपनी डिवाइस को। जी जी। आ रही है आवाज मानस जी? जी आ रही है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानस जी एक ऐसे मातृ संगठन आरएसएस से निकल कर आती है जो बिल्कुल खाली लोग हैं, जिनका एक ही नारा है, एक ही जिनका चरित्र है कि भोजन, बैठक और विश्राम। ये तो वो कई दशकों से करते आए, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम इनको चुनावों के रूप में नहीं मिला। पिछले 2 बार से ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक शासन में रही और कहीं ना कहीं जनता को किसी कारण से कांग्रेस को लेकर नाराजगी रही। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर मिला। लेकिन आपके दर्शकों को जरूर ये याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले 2014 में सबसे कम मत प्रतिशत पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले वो व्यक्ति थे। इनकी बैठकें पहले भी चलती रही, अभी भी चल रही हैं। 24 घंटे ये केवल इलेक्शन लड़ते हैं, धन बल, बाहुबल और षड्यंत्रों का उपयोग करते हैं। किसी भी स्तर पर जाकर ये चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक रणनीति इनकी कभी नहीं रहती। नकारात्मकता और नफरत की राजनीति इनका प्रमुख हथियार है। लेकिन जनता मानस जी अब इस बात को समझ गई है, इसलिए अब एक बार फिर ये जो काठ की हांडी है वो जल चुकी है, अब चढ़ नहीं रही है। आपने कर्नाटका में देख लिया, आपने हिमाचल प्रदेश में देख लिया, और ये जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसके परिणाम जब 3 दिसंबर को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तंबू, कनात, डंडे, बांस, बंबू सब उखड़े हुए नजर आएंगे। ये कहीं नहीं नजर आएंगे। आप देखिए, भाजपा के प्रवक्ता की भाषा की शुरुआत देखिए, घमंडिया गठबंधन कहते हैं। अगर कोई पार्टी जिसके 15-16 राज्यों में कोई गठबंधन जिसके मुख्यमंत्री हो, आप उनको घमंडिया गठबंधन कहते हो, तो इससे आपका चरित्र उजागर होता है। लेकिन आपकी नौटंकी पूरा देश देखकर थक चुका है। ये जो नौटंकी बाजों का समूह है वो सब देख रहे हैं। आपने हमारे गठबंधन पर कहा कि हमारे गठबंधन में कुछ तल्खियां हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं मानस जी, विधानसभा चुनाव में इंडिया का कोई सामंजस्य नहीं बना है। हम लोकसभा चुनाव के लिए ये इंडिया का गठन हुआ है और लोकसभा चुनाव में इंडिया पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ खड़ी रहेगी, वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो। उस समय वो जरूर सबको देखने को मिलेगा। ये विधानसभा, और विधानसभा में हमारा न तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है और इंडिया गठबंधन के आरएलडी के साथ हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलायंस है, तो हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये जो चुनाव में तल्खियां दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ इसलिए है। दूसरी बात, मैं मानस जी एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान और उनके सुर अब फिर बदलने लगे। क्यों? क्योंकि ये उनको मंत्री नहीं बना रहे हैं, और उनके सुर जब बदलते हैं तो मानस जी आपके दर्शकों को भी पता है वो किस लेवल तक चले जाते हैं। वो तो जूते चप्पल से मारने की बात करने लगते हैं, मठ में भेजने की बात करने लगते हैं, मुख्यमंत्री को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने तक की बात करने लगते हैं, यहां तक कि मां बहन की गालियों तक उतर आते हैं। मानस जी, इनसे पूछिए कि आखिर इनकी क्या ऐसी मजबूरी है जो अभी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो इस स्तर तक चला जाता है उसको अपने साथ रखने की क्या मजबूरी है, जबकि घोसी में आप चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े और पूरी तरीके से हार गए। पूरी भाजपा घोसी में लगी रही, फिर भी आप हार गए। ये तो इनकी मजबूरी का, एआईडीएमके से लेके तमाम घटक दल इनका साथ छोड़ के एनडीए से जा रहे हैं। 29 दलों का
इन्होंने गठबंधन बनाया था और एक एक करके वो साथ छोड़ के भी जा रहे हैं। उसमें से अब मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि 26 के लगभग दल ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है। ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको दिखाने के लिए ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात की चर्चा कर ली जाए, जहां पर आपने कहा इन्होंने लोग बदले, जहां की बार बार ये खबरें निकालते हैं कि हमारे कुछ सांसदों का टिकट काटेंगे, ये जानबूझकर जो ये ड्रामा करते हैं नौटंकिया पार्टी के लोग। अभी एक खबर आई, बड़ी दुखद खबर आई मानस जी, ये उत्तर प्रदेश के राम राज्य के हालात बयां करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला और इस कारण उसकी मौत हो गई। ये एक सांसद के साथ उत्तर प्रदेश में यह हालात है मानस जी, तो आम आदमी के लिए क्या होता होगा आप ये समझ लीजिए। मेरे एक परिचित की मदर को लेके हम मेडिकल कॉलेज गए थे, करीब 1.5 महीने पुरानी बात है। कैंसर के अंतिम स्टेज में वो महिला थी और मानस जी मेरी आत्मा कराहने लगी। मैंने पूरी कोशिश कर ली, साम दाम सारे तरीके अपना लिए, लेकिन उस कैंसर पीड़ित महिला को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मरने के 2 घंटे पहले तक एडमिशन नहीं मिला और अगला 1 महीने से हम सब लगे थे उसको एडमिशन कराने के लिए। MLB भट्ट जो इनके CMS हैं, वो हमको कह रहे थे कि बेड तो है, लेकिन आपकी जो डॉक्टर हैं जिनके अंडर में वो हैं, वो कह रही हैं कि पेशेंट को बेड की जरूरत नहीं है। और मेरे पास लिखित में मानस जी व्हाट्सएप पर दोनों की चैट है कि हमको जो डॉक्टर थी ईसा जफा जी, वो कह रही थी कि बेड नहीं है। MLB भट्ट कह रहे हैं बेड तो है, लेकिन पेशेंट के लिए आपके डॉक्टर कह रही हैं कि जरूरत नहीं है। और उस महिला की दर्दनाक मौत हुई, कैंसर से पीड़ित महिला की। ये भारतीय जनता पार्टी के शर्मनाक साम्राज्य की हकीकत है जिससे मैं रूबरू हुआ। मेरे पास MLB भट्ट और डॉक्टर ईसा जफा दोनों के व्हाट्सएप चैट मैंने अभी तक सेव रखे हुए हैं। ये नौटंकिया गठबंधन के राम राज्य की शर्मनाक हकीकत है। और अभी भी एक पेशेंट PGI में है, ये प्लास्टिक एनीमिया से ल्यूकीमिया से पीड़ित है, माफ करिएगा, ये प्लास्टिक एनीमिया नहीं, ल्यूकीमिया से। अभी भी उसको इलाज बेड नहीं मिल पाया है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये वो घटनाएं हैं मानस जी जिससे हम लगभग रोज रूबरू होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो अपना हेल्थ का जो सिस्टम है, दरअसल वो एक अलग बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अभी से नहीं जमाने से लगता है कि कोलैप्स सा हो गया। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो निजी संस्थान है वहां पर उनकी बाढ़ आई हुई, और उसमें आप देखेंगे कि सरकारी से ज्यादा आप निजी संस्थानों में देखेंगे जहां पर भारी भीड़ इसीलिए जुटती है क्योंकि सरकारी जो अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें उस तरीके का इलाज मिलता नहीं है। वहां की स्थिति बहुत खराब है उमाशंकर जी, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। और मैं क्या कहूंगा, दीपक बघेल जी भी अगर उनके भी परिवार में किसी को कभी जरूरत पड़ती हो तो निश्चित तौर पर वो भी इसका सामना करते होंगे। मैं अगर नाम ना कोट करूं तो मैं पिछली सरकार में बता सकता हूं कि एक मंत्री थे, उनको अपने किसी परिचित को भर्ती कराने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। खैर चलिए, ये अलग विषय है। उमाशंकर जी, दीपक उनके पास चलते हैं हम, माफ कीजिएगा, फराज किदवई साहब के पास। फराज साहब, जो स्वरूप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बदल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अपने आप को मेकओवर करने के लिए अपने संगठन में बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा वो देख रहे हैं कि कई तरीके से कई अलग अलग उनके इस वक्त कैंपेन चल रहे हैं, और जिसमें संगठन से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक के जो शाखाएं हैं, उनकी जो अलग अलग उनके जो विंग्स हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सवाल यही था जो मैंने उमाशंकर जी से पूछा कि गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग पे भी कोई बातचीत नहीं हो पाई, कहीं ऐसा नहीं तो नहीं होगा कि आप लोग बहुत पिछड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में जिस तरीके से जुटी हुई है ग्रास रूट लेवल पे, ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत पीछे छूट जाएं, ये खतरा है। ये मानस जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले कि अभी डॉक्टर साहब ने, दीपक बघेल जी बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि वो घमंडिया गठबंधन के ऊपर कुछ कमेंट किया दीपक जी ने। तो देखिए डॉक्टर साहब, ये कोई बहुत ही नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी मूर्खों का सरदार कह सकते हैं
और उस पार्टी के, आपकी पार्टी के नेता के लिए कह सकते हैं जिसको देश में 12 करोड़ वोट मिले और कितनी स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, कितने सांसद हैं, कितने एमएलए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी देश के 12 करोड़ जनता को, तमाम मुख्यमंत्री को, सांसदों को, विधायकों को, आपके प्रदेश अध्यक्षों को, सबको मूर्ख कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, इनकी बातों का बुरा ना मानिए, ये इनका कल्चर है, ये इनकी तहजीब है। ये मूर्खों का सरदार भी कहेंगे, ये घमंडिया गठबंधन भी कहेंगे और तमाम तरह की चीजें ये लोग कहते रहते हैं। ये इनके लिए एक आम बात हो गई है। मानस जी, उर्दू में एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं अमीर शहर। अमीर शहर का मतलब आप ये बोल सकते हैं जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट, या अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अपनी बात की शुरुआत में एक साहिल जो लुधियानवी हैं उनके शेर के साथ करूंगा कि अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले हैं, अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले हैं, गरीब शहर के तन पर अभी लिबास बाकी है। तो मानस जी, जब तक के पूरे कपड़े हम जनता के नहीं उतर जाएंगे तब तक कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, जो इनकी जो लीडरशिप है, उनको चैन नहीं मिलेगा। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, दीपक बघेल जी, लोक कल्याण नीति की। अब लोक कल्याण नीति में तो मानस जी आ जाती है महिलाएं, युवा, बच्चे, किसान, मजदूर और जो हमारे माता पिता हैं, एल्डरली लोग हैं। हमें लगता है कि सारे लोग आए हुए होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एक बात कही थी महिलाओं के लिए कि महिलाओं ने ये क्या गुनाह कर दिया जो इस दौर में पैदा हो गई। आज देश में मानस जी महिलाओं की क्या हाल है। 2014 से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब हर चीज में ये लोग नेहरू जी को जिम्मेदार कह देते हैं, लेकिन 15 साल हो गए इनके शासन को और स्टेट में भी तमाम जगह इनकी सरकारें हैं। मानस जी, जो मैं अगले 2-3 पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब सरकारी दस्तावेज बोल रहे हैं। आज की तारीख में भारत में हर 16 मिनट पर एक बलात्कार होता है। मानस जी, आज की तारीख में भारत में हर 4 मिनट एक महिला क्रूरल्टी की शिकार होती है। करीब 19 डाउरी डेथ, दहेज से मृत्यु आज की तारीख में डेली हो रही है भारत में। 23.3% महिलाएं जो हैं उनकी चाइल्ड मैरिज हो रही है, यानी कि 18 साल से पहले शादियां हो रही हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से। जो वुमन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मानस जी, वो करीब 42% है और करीब 30% महिलाएं ऐसी हैं शादीशुदा 18 साल से 49 साल के बीच में, जिनके ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब बात करते हैं ये लोग लोक कल्याण नीति की। तो ये महिलाओं की शुरुआती हालत जो मैंने आपको बताई है। मानस जी, एक चीज मैं आपको और बोल रहा हूं कि भारत में 2020 में एक नेशनल टाइम यूज सर्वे रिलीज हुआ था एनएसओ के द्वारा। उसने देखिए बड़ी गंभीर बात बताई थी। उसमें बताया गया था कि 81.2% भारत में महिलाएं ऐसी हैं जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में काम करती हैं, यानी कि 81% महिलाएं ऐसी हैं जो काम तो करती हैं लेकिन उसके बदले में उनको मजदूरी, उनको वेतन या आप जो भी कह लीजिए उनको नहीं मिलता है। एफबीआई की एक रिपोर्ट है मानस जी, जिसमें ये जो महिलाएं अनपेड काम करती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं ये इक्विवेलेंट है 7.5% ऑफ द जीडीपी की। अब आप सोचिए कि महिलाओं का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, और दूसरी बात आपको पता है मानस जी कि राजस्थान में इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? इन्होंने 20 महिलाओं को टिकट दिया है, 200 सीटें और 20 महिलाओं को टिकट दिया, यानी कि लगभग 10% से भी कम। तो कैसा वुमन रिजर्वेशन मानस जी? अगर वुमन रिजर्वेशन मान लीजिए अगर आप अपने छल कपट और किसी वजह से आप इसको बढ़ाना चाहते थे, तो किसने रोका था कि राजस्थान में आप महिलाओं को चुनाव लड़ाइए? मात्र 20 टिकट महिलाओं को, जबकि 2018 में राजस्थान में महिलाओं ने का जो मत प्रतिशत था वो पुरुष के मत प्रतिशत से लगभग 1% ज्यादा था, करीब 72% था। लेकिन ये महिलाओं की बात नहीं करेंगे। मानस जी बस 20 सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही थी। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं करेगी। जब इनके मुद्दे उठाए जाएंगे तो ये देश में उलझाएंगे महिलाओं के नकाब और हिजाब पर। जब देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी तो ये अजान का मुद्दा उठा देंगे।
जब जब देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो रही होगी तो ये लव जिहाद का उठा लेंगे मसला। जब जब देश में किसानों की बात होगी तो ये जमीन जिहाद पर आ जाएंगे। जब जब देश में डेवलपमेंट की बात होगी तो कहेंगे मजार जिहाद हो रहा है। और जब जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात होगी तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आएंगे। और जब इनको कहीं से मानस जी सफलता नहीं मिल रही है तो अभी आ गए हलाल पर। लेकिन मानस जी किसी तरह का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में देश को जो इररिलेवेंट मुद्दे हैं उस पर उलझाना चाह रही है। ना ये महिलाओं के लिए काम करना चाह रही है, ना युवाओं के लिए काम करना चाह रही है, ना मजदूरों के लिए काम करना चाह रही है और ना किसानों के लिए काम करना चाहिए। अब आप पूछ रहे थे मानस जी, बताइए। मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। प्रमोद जी, जैसे जो आंकड़े फराज साहब ने रखे या जो बातें उमाशंकर जी ने कही या जिन चीजों का जिक्र अभी हमारे साथ दीपक बघेल जी बीजेपी के, उन्होंने जो बातें रखी, एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि आपका कई दशक का अनुभव हो गया है, क्या आपको लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान जैसे नारे बीते कई दशकों में कभी आपको चुनाव में मुद्दा बनते हुए दिखाई पड़े? यानी सवाल ये कि जो इंसानी जरूरतें होती हैं, क्या बीते कई दशकों में ये कोई मुद्दा बन पाई, या सिर्फ जाति धर्म की सियासत, नफरती जो बयान होते हैं, खाली उनके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव संपन्न हो जाता है? प्रमोद जी। मानस जी, ये बड़ा गूढ़ और बड़ा महत्वपूर्ण इस देश के लिए सवाल आपने उठाया है, निश्चित रूप से। लेकिन विडंबना मानस जी ये है कि इस देश के राजनीतिज्ञों, राजनीतिक दलों की जो मानसिकता है वो अब जन सरोकारों से बहुत पीछे रह गई है, छूट गई है। अब उसके लिए ये मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ, अलबत्ता मुद्दा बनाने के लिए, भाषण में बकवास करने के लिए या मतलब प्रलोभन देने के लिए ये राजनीतिक दलों का एक आचार संहिता बन गया है। इसको आचार संहिता कह लीजिए। वरना रोटी कपड़ा और मकान ये मुद्दे कभी हुआ करते थे और उस पर चुनाव हारे और जीते जाते थे। आज जात के आधार पर, आज खाली लॉलीपॉप देने के आधार पर, आज जो है वो लोगों को फ्री बिजली देने के आधार पर, मेरे कहने का मकसद मानस जी सिर्फ ये है कि अब राजनीतिक दलों को और राजनेताओं का मकसद सिर्फ ये है कि हमको सत्ता कैसे बेवकूफ बनाकर ली जा सकती है, किसी को जात के नाम पर। आज मैं खाली एक उदाहरण मानस जी आपके सामने रख दूं जो आप और हमारे सबके सामने है। या हम आपका डिवाइस म्यूट हो गया प्रमोद जी। मानस जी आवाज आ रही है? जी अब आ गई जी। हेलो जी जी बिल्कुल आ गई आवाज। अब आप मानस जी एक उदाहरण देख लीजिए कि तब सारे राजनीतिक दल जातवादी व्यवस्था के विरुद्ध जब भाषणों में बात करेंगे या किसी सेमिनार में आएंगे तो उसकी पानी पी पी के कम से कम 2-4-6 बोतलें पानी पी लेंगे और उस पर कहेंगे जातवादी व्यवस्था इस देश के लिए कोड़ है। लेकिन टिकट जातवादी व्यवस्था पे दिए जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार जातवादी व्यवस्था पे किया जाएगा, अधिकारियों की पोस्टिंग जातवादी व्यवस्था के हिसाब से की जाएगी। तो ये सीधे सीधे ऐसा है कि ये अब मतलब चाहे आदमी के जीवन के सरोकार, आप महंगाई का हाल ले लीजिए, आप बेरोजगारी का हाल ले लीजिए, ये दो आपके ये खाली लेकिन आंकड़े आ जाएंगे और सामने बता दिए जाएंगे कि हमने 10 करोड़ दे दिए हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ दे दिए हैं, हमने हिमाचल में 50 करोड़ यहाँ दे दिए हैं। लेकिन आप पूछिए कि उनको क्या किया गया है। आज अच्छा जब दे दिए गए, अगर इन आंकड़ों को मानस जी जोड़ लिया जाए तो फिर इस देश में बेरोजगारी होनी ही नहीं चाहिए जो राजनेताओं के आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन वो जस की तस वहां स्थिति है। अब मेरा मकसद कहने का है कि आप राजनीतिक दलों की और सोच नेताओं की ये हो गई है कि हमको सत्ता कैसे मिल सकती है,
मानस जी को गाली दे के मिल सकती है तो हम गाली देंगे, चाहे आप कितने भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हों, चाहे कितने भी जन सरोकारों के मुद्दे उठाते हों, वो आपको गाली दे के, अगर मालूम है कि बहुमत इधर है तो वो आपको देने लगेंगे, हमें देने लगेंगे। आप बताइए कि मतलब जो है ये खैरात बांटने की सारे दल आलोचना करते हैं। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, और ये प्रमाणिक है, ये सब हमारे आपके सबके सामने, इसमें किसी को जस्टिफिकेशन की, हमें कोई आंकड़े देने की जरूरत नहीं है कि खैरात नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन खैरात बांट रहे हैं। अब इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, ऐसा आंकड़ा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस देश के 80 करोड़ लोग जो हैं वो उस पायदान से नीचे हैं कि जिन्हें अपनी रोजी रोटी के संकट है। लेकिन ये आंकड़े हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ मानस जी ये है कि अब जो पहले जन सरोकारों की राजनीति होती थी, अब किसानों को ले लीजिए। मतलब मैं पिछले लगभग 4 दशक से मैं भी जर्नलिज्म में हूं और सारे राजनीतिक दलों को मैंने नजदीक से देखा है, कवर किया है और इन सारे लोगों से निकट परिचय भी है। सब भाषण में सारी चीजें अपनी ये रखेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो आप ये छोड़ दीजिए, एक दिन मानस जी मैं समझता हूं कि आप पिछले कुछ समय के मैनिफेस्टो निकलवा दीजिए सारे राजनीतिक दलों को। मैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए ये बात नहीं कहना चाहता, ये सारे राजनीतिक दलों की मनोदशा है। उनके मैनिफेस्टो उठा लीजिए और देखिए कि इसमें क्या, हाँ आंकड़े में तो आ जाएगा, लेकिन धरातल पर क्या है उसकी अगर जानकारी कर लें तो ये पोल खुल जाएगी। अब आप मतलब बहुत बड़ा सवाल आपने किया। जी प्रमोद जी कंप्लीट। ये जो, हाँ मेरे कहने का मकसद ये है कि अब ये बहस ही बेमानी है, कपड़ा, रोजी रोटी और मकान, क्योंकि अब इससे कोई लेना देना नहीं है, उससे वोट नहीं मिलेगा। और इस देश की जनता, आज स्थिति ये हो गई है मानस जी, इस देश की जनता, इन राजनीतिक दलों ने इस देश की जनता को जात में, पात में, धर्म पर, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, सब में बांट दिया है। उस हिसाब से राजनीतिक वोटें बिछाई जाती हैं, उस हिसाब से जो है वो खैरात बांटी जाती है। तुष्टीकरण वो भी एक बड़ा इस देश का मुद्दा रहा है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आप आ जाइए, कांग्रेस के समय से आ जाइए, आज तुष्टीकरण की राजनीति का दुष्परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस इश्यू को उठाया, अब तुष्टीकरण के नाम से कर रहे हैं, लेकिन अब तुष्टीकरण के नाम पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है। आप आरक्षण को ले लीजिए, भारतीय संघ ने बिहार में श्री मोहन भागवत जी ने आरक्षण पर बड़े संतुलित, उसमें मुझे अच्छी तरीके से याद है ये बात कही थी कि अब आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ, अब इस दूसरे पक्ष पे आ जाइए कि इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ गया और उसके बाद आरक्षण की आज शब्द से संघ और भाजपा दूर हो गई, क्योंकि मजबूरी है। इस देश की जनता भी अभी इस अधोगति पर पहुंच गई है कि वो भी जात के आधार पर, रेवड़ी के आधार पर, वो जान नहीं है कि इनसे जो लेना इस समय ले लो, नहीं तो ये फिर उसके बाद हमारी तरफ देखेंगे नहीं। तो मतलब इतनी ये देश के हमारे कर्णधार हैं। अब वो सरोकार की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, मूल्यों की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति अब बची कहाँ है। तो इसलिए अब ये जो आपने बात करी, मुझे लगता है ये अब इस पर बहस ही बेमानी हो गई है। बिल्कुल ठीक बात। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। बहुत वर्ष पुरानी बात है, आपको याद होगा प्रमोद जी की जब इस देश में मिड डे मील के लिए एक आंदोलन चल रहा था और जियान अंग्रेज जिसकी अगुवाई कर रहे थे, कई बार आपकी मुलाकात हुई, हमारी कई बार कॉफी हाउस में उनके साथ बैठ के जियान अंग्रेज जी के साथ चर्चा होती थी। तो कई बार मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि बच्चों को मिड डे मील मिले, तो वो कहते थे कि नहीं, वो जो गरीब बच्चे हैं वो आए वहां पर, इनको स्कूल लाने के लिए ये व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है और उससे बच्चों का पोषण होगा, क्योंकि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे तमाम वामपंथी साथी उस वक्त जो लखनऊ में, आपको भी याद होगा, जो हम लोगों के साथ बैठा करते थे कॉफी हाउस में, वो इसका विरोध किया करते थे और कहते थे कि आप एक गलत परंपरा डाल रहे हैं। मिड डे मील के नाम पर आप बचपन से ही बच्चों के हाथ में एक थाली, कटोरी पकड़ाए दे रहे हैं
उस व्यवस्था में वो इतना घुल मिल जाएगा कि आने वाले भविष्य में कहीं ऐसा ना हो, एक आशंका की एक खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी हाथ फैलाने की आदत पड़ जाए। तो किसी भी योजना के परिणाम और सकारात्मक परिणाम और दुष्परिणाम हो सकते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वो रेवड़ी कल्चर या उस कल्चर आज अपने पीक पे है, कहे कोई कुछ भी। तो क्या दीपक बघेल जी, जो आप बात करते हैं कि हम मुफ्त राशन देते हैं, हमने मुफ्त शौचालय दिया, हमने ये मुफ्त दिया, हमने वो मुफ्त दिया, हालांकि जब केजरीवाल जी देंगे तो आपको बहुत बुरा लगता है कि वो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन यही तो आपकी ताकत है और यही तो असल मुद्दों को गायब कर दे रही है। आप सभी सियासी दलों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मानस जी बिल्कुल सही बात कही, और मैं आप सभी सुधी प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मैंने कई सारे विषयों को एक एक करके पॉइंट नोटिस किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो डिबेट बुलाई गई थी वो इस विषय पर बुलाई गई थी कि 2024 के लिए रणनीति क्या होगी। निश्चित तौर पर उसमें नीतियां भी आएंगी। हाँ, नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा, और मुझे लगता है कि सभी तीनों लोगों ने मेरे पर कई सारे हमले किया और भारतीय जनता पार्टी को उन सबका जवाब देना चाहिए और मैं उनके नाते दूंगा, है ना। हमले नहीं, यथार्थ कहा है। जी, आपका सम्मान है। जी, देखिए, आपका सम्मान है, आपने अपने विषय रखा, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने अपने पक्ष को रखा, आपको जो महसूस हुआ आपने उस पक्ष को रखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते मुझे रखना चाहिए। तो कई सारे विषय निकल कर आए, उसमें सबसे जी, उसमें कई सारे विषय निकल के आए। सबसे पहले हमारे उमाशंकर पांडे जी बड़े सुधी प्रवक्ता हैं और बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, परंतु उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खाली बैठी हुई है। तो देखिए, इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। इतिहास में एक बार जो चीज दर्ज हो जाए उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है जिस प्रकार से वो इतिहास में है। तो आज खाली कौन बैठा है ये तो देश की जनता ने बता दिया 2014 से लेकर कि कांग्रेस पार्टी के पास आज कहां काम बचा हुआ है, और जहां बचा हुआ है वहां पे किस स्थिति में। उत्तर प्रदेश के अंदर तो शायद 2 के अंदर स्थित है, और उनके जो नेता थे यहाँ से उनको वायनाड जाना पड़ा, और कैसे कैसे सदस्यता बनी वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस पर खैर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक की और नफरत की राजनीति कौन करता है? तो पांडे जी, ये एक बार राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, जब वो हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को आईएसएस और बोको हराम से ज्यादा खतरनाक मानते हैं, और ये बोलते हैं कि लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं, केदारनाथ के अंदर, तो किस प्रकार की क्या कार्यक्रम करने जाते हैं और वो क्या घटना करने जाते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। भारत जोड़ो अभियान के तहत वो एक बार बोलते हैं कि किसी को श्रद्धा नहीं है, किसी को योगी नहीं है जो 15 किलोमीटर पैदल चल सके, और हेलीकॉप्टर से जाएंगे और खुद हेलीकॉप्टर से जाते हैं। क्या इस बात को भी आगे बढ़ जाना चाहिए? इससे भी आगे आपने कई बात कही कि हमको घमंडिया क्यों कहा। भैया, घमंडिया इसलिए कहा क्योंकि आपकी कोई नीति नहीं है। आप आज जितने मुद्दे उठा रहे हो, आप अगर आपके नेता को देखा जाए तो वो केवल एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। वो केवल और केवल प्रत्येक मंच से, आप बिहार में चले, वो मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, तो राहुल गांधी जी के प्रत्येक भाषण को सुन लीजिए। उनके भाषण में 2 चीजें कॉमन है, या तो उनको अडानी नजर आएंगे या जातिगत जनगणना नजर आएगी। अरे साहब, आपको अगर मुद्दे उठाने तो आप जन सरोकार के मुद्दे उठाइए ना। आपको किसने रोका है? आपके मंच है, कांग्रेस पार्टी के मंच है, मंचों से मुद्दे उठाइए, परंतु नहीं, आप खोई हुई रियासत और विरासत को जुटाने के लिए किस प्रकार से वहां पर काबिज हो जाए, तो आप जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में भेद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2014 से आपने देख लिया कि अगर एक बहुसंख्यक जाति, एक बहुसंख्यक वर्ग एक साथ हो जाए तो वो देश के अंदर सत्ता के अंदर अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, और किस प्रकार से देश के संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में निर्णय करवा सकता है, ये आप भी देख रहे हैं। इसलिए आप डरे हुए हैं, उस चीज को बदलना चाहते हैं। खैर, अभी फराज केजरीवाल जी पे आ जाइए। इन्होंने महिलाओं की बात उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी और फराज केजरीवाल जैसे महिलाओं की बात सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। परंतु एक बात मुझे अच्छी तरह से नजर आई कि 2016 का मैंने एक एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाया। 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे, 136 चोरियां, कुल मिला के 7,650 ये राम राज्य था समाजवादी पार्टी के दौरान। 24 रेप। जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, उनकी बात मैं कर रहा हूं फराज केजरीवाल जी से। आप किस नाते से महिलाओं की बात करेंगे जब आपके यहाँ पर एक नेता किसी महिला को ऊपर उसके अंतर वस्त्रों को लेकर टिप्पणी करता है और उससे माफी भी नहीं मांगता, उसके लिए भी कई सारे दिन लगाता है केजरीवाल साहब। तो आप तो कम से कम महिलाओं की बात मत कीजिए। हमने महिलाओं को यहाँ क्या दिया, हमने महिलाओं को वहां क्या दिया। अरे महिला बंधन अधिनियम हम लेकर आए, नियम हम लेकर आए, बिल से लेकर कानून बनाने का काम हमने किया। आपने क्या किया? आप सबको सरकारें मिली। कांग्रेस पार्टी 56 सालों से सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी को 4-4 बार सत्ता बनाने का मौका मिला। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया साहब इतने समय में? अगर हम लेके आए तो हमने कोई गलती कर दी क्या? उन महिलाओं को अधिकार देने में हमने कोई गलती कर दी क्या? आज हमारी संगठनात्मक व्यवस्था के अंदर देख लीजिए, 33% से ज्यादा महिलाएं हैं। हमारा महिला मोर्चा केवल और केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेडली काम करने वाला वो मोर्चा है।
ये आपको नजर नहीं आएगा। और रही बात, देखिए तो सुनिए मानस भाई, इस देश के अंदर हमने भी देखा था कि महिलाओं के जो फेफड़े थे ना, किस प्रकार से चूल्हे पर रोटियां बना बना के खुल करके कैसे उनके साथ में क्या समस्याएं होती थी। सांस की बीमारियों से बेचारियों के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता था। वो ऐसी महिलाओं के लिए 1,67,00,000 महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपने देखा होगा किस प्रकार से खुले में शौच करने जाती थी उन बहू बेटियों के साथ में, उन बहनों के साथ में किस प्रकार से कुकृत्य हो जाते थे खेतों में जाते समय। उन बेटियों के लिए 2,61,00,000 का शौचालय बनवाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर 55 लाख आवास देने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये हमने अपने लिए नहीं किया, उन महिलाओं को छत देने का काम, उन महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ। और उसमें भी अगर रजिस्ट्री होती है तो सबसे ज्यादा किसी और का नाम नहीं होता, उसमें महिलाओं को तवज्जो दी जाती है कि सबसे पहले महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री की जाए उस मकान की, जिससे कल कोई अगर घटना भी हो जाए तो उस महिला के पास कम से कम एक आसरा बचे और किसी को दर दर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ये व्यवस्था हमने की। उसके बाद सम्मान निधि से लेकर सौभाग्य योजना से लेकर, सोच सकते हैं आप 1,47,00,000 घरों तक लाइट नहीं पहुंची थी। उन घरों में क्या होता होगा, किस प्रकार से वो डिजिटली दुनिया से जुड़े होंगे, ना जुड़ पाए होंगे। सोचिए कोई किसी के घर में लाइट नहीं पहुंची, आज आजादी के 75 वर्षों तक उस घर में अगर लाइट पहुंचाने की काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मूसर, वनटांगिया, कोल, ये ऐसी जनजाति थी जिनको बिल्कुल भुला दिया गया था। उन जनजातियों को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सरकार की सभी योजनाओं से आच्छादित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो हमारा विचार है वो एकदम स्पष्ट है। जो पंक्ति के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, वो गांव का लड़का हो, चाहे किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, उसको सबसे पहले सरकार के अंदर हक अधिकार दिलाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि अल्पसंख्यकों में भी एक विशेष अल्पसंख्यक जिसके लिए सारे देश के जो अधिकार है वो सुरक्षित रख दी जाए। हमने तो सबका साथ और सबका विकास की बात करी और उसी सबके साथ और सबके विकास के साथ में आज मानुष भाई आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, हमने केवल और केवल संतुष्टिकरण की राजनीति करी। संतुष्टिकरण किस बात की? भूखे के पेट में अन्न पहुंचे, बेघर के सर पे छत पहुंचे, जिसके घर पे पैसा नहीं है, जो किसान किसी प्रकार से अपने यहाँ पर बीज बीमा बचत बाजार में किसी शख्स से अक्षम है, उसके यहाँ पर 2,000 रुपए पहुंचे। ऐसे करके हमने 6,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाए। तो ये तो हमने प्रत्येक प्रकार से सरकार की जो जिम्मेदारी है वो हमने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम किया। और वहीं पर अगर आप बात करेंगे तो यही लोग थे ना जो लगातार टिप्पणी करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। आज तो वो भी बता रहे। संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि ये तुष्टीकरण से नहीं, तुष्टीकरण की नीतियों में ही फंसे रहते थे और तुष्टीकरण में किस प्रकार। जी मानस भाई 10 सेकंड जी देखिए, तुष्टीकरण भी किस प्रकार का, अगर एक विशेष वर्ग की बात करें तो वो तुष्टीकरण, और अगर हिंदू की बात करें तो कम्युनल। तो ये थोड़ा सा विभेदी लगता था और आज उसको पूर्ण रूप से खारिज करने का काम प्रदेश की जनता और देश की जनता ने किया। और देखिए सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है और देश की जनता और प्रदेश की जनता निर्णय लेगी और जो उनका निर्णय होगा उसे हम शर्माते रखेंगे। चलिए उमाशंकर जी, चूंकि आज हम लोग बात संगठन की कर रहे थे, चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ मुद्दे बीच में ऐसे जरूरी आ गए, इसलिए जवाब जो है वो देना बनता था बघेल साहब का, इसलिए उनसे ये जवाब दिया गया। उमाशंकर जी, बहुत जमाने जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, वो दौर था जब एनडी तिवारी जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बड़ा शानदार संगठन आपका हुआ करता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। यूथ कांग्रेस की रैलियों में बड़ी भीड़ हुआ करती थी, सेवा दल बहुत एक्टिव रहा करता था। सेवा दल एक तरीके से आपकी बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। आपके जितने भी फ्रंटल संगठन थे वो शायद उतने बड़े संगठन शायद ही किसी के पास, किसी दूसरे सियासी दल के पास रहे होंगे। प्रमोद जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को। ठीक कह रहे, जगदम्बिका पाल सेवा दल के अध्यक्ष थे जी। अब आप सोचे कि किस कद के नेता आप यहाँ संगठन में हुआ करते थे, तो कितना मजबूत संगठन आपका हुआ करता था। सरकार रहे ना रहे, लेकिन संगठन की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता था। आपको लगता नहीं कि आपको अपने संगठन को बहुत पहले से उस पर काम करने की जरूरत थी? बगैर संगठन के आप बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे? आप देख रहे हैं कि लगातार संगठन पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज भी उसने देखिए कितना बड़ा बदलाव किया, अपने समस्त प्रांतों के प्रभारी बदले, जिला प्रभारियों को बदला, यानी किसकी कहां पर उपयोगिता है उस हिसाब से वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उमाशंकर जी कि ये सबसे बड़ी कमजोरी आपकी कि आप सांगठनिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं
और उस पर अभी तक विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया। मानस जी देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हमारा संगठन कमजोर है। संगठन नहीं कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति थोड़ी बलवती हो गई थी, उसके कारण जो है अभी हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। 2009 में भी यही संगठन था, बल्कि प्रियंका गांधी जी ने 2019 में जब वो उत्तर प्रदेश आई तो उन्होंने संगठन पर ही सबसे पहले काम किया। न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हमारे संगठन को बाकायदे स्ट्रीमलाइंड करके पहुंचाने का काम प्रियंका गांधी जी ने और उनके साथ अटैच्ड प्रभारियों ने किया। लेकिन 2009 में जो संगठन इससे भी कमजोर था, तो हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में लोकसभा चुनाव में निकल कर आए थे। अभी जो राजनीति है, गठबंधन हमने किया था और वो गठबंधन सफल नहीं हो पाया था। हमने उससे कुछ सीख लिया, हमने नए सिरे से फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन पर काम किया और जो हमारे पहले के पदाधिकारी, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं मानस जी, उस दौर के भी पदाधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है। जो हमारे यूथ कांग्रेस के पुराने साथी रहे, एनएसयूआई के रहे, महिला कांग्रेस की रही, सेवा दल के रहे, जो किसी कारण से इनएक्टिव रहे, उन सबके साथ हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने 3 दिनों पहले बैठक की है। 25 तारीख को फिर जो नगर निकाय के हमारे प्रत्याशी रहे, उन सारे लोगों को बुलाया गया है। इसके पहले पूर्व जिला शहर अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है और आगे चल के जो तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तो हमारा संगठन का काम है। दूसरी बात देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, धन बल, बाहुबल, छल बल, षड्यंत्र, नफरत, तमाम चीजों के दम पर लड़ती है। अपने कामों के दम पर ये चुनाव में नहीं उतरते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग 5 राज्यों के चुनाव में कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की बेचैनी है क्या। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी केदारनाथ हेलीकॉप्टर से गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बुद्धि इतनी ही रह गई है या पीछे का इतिहास भूल गए। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं था कि ये कहने पर आपको क्या क्या जवाब मिलेंगे? राहुल गांधी जी, मैंने ये कहा कि बीच में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नहीं, 1 सेकंड 10 सेकंड भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में ये बात खुद से राहुल गांधी जी ने कही थी कि जब मैं केदारनाथ जाऊंगा तो पैदल चल के जाऊंगा, मैं योगी की भांति जाऊंगा, ना कि हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। आप सुनिए, उस बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं, आपका ज्ञान अति सूक्ष्म है, उसको बढ़ाइए। राहुल गांधी जी पहले ही केदारनाथ पैदल चल के गए, राहुल गांधी जी मानसरोवर पैदल चल के गए, प्रधानमंत्री जी वो गुफा में जहां जाके लेटे थे कैमरों के साथ, वो तो पूरे देश ने देखा कि कैमरे में ध्यान लगाए बैठे थे और पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब मोदी जी ने करवट ली, अब मोदी जी ने 8वीं सांस ली, अब देखिए मोदी जी माला जप रहे हैं। ये सारा लाइव ब्रॉडकास्ट पूरा देश देख रहा था, उनके ड्रामेबाजी और उनकी नौटंकियों को। और इन्हीं ड्रामेबाजी और नौटंकियों से पूरा देश रूबरू हो चुका है। उनके जो मन में रहता है, जो उनके दिमाग में चलता रहता है, वो बाहर भी आ जाता है। इसीलिए एक बार उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, जो देश के मंच से कहता है कि बेटी पढ़ाओ। उमाशंकर जी, वो स्लिप ऑफ टंग होगा, वो जबान फिसल जाती है कई बार। आज तमाम बड़े मान लेता हूं, मैं बिल्कुल मान लेता हूं प्रधानमंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन मन में क्या चल रहा था जो बेटी पढ़ाओ जैसा शब्द निकला, क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलता है ना मानस जी, वही बाहर आता है। ये साइकोलॉजी है, मैं डॉक्टर हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं। और मन में हाँ, ये अच्छा बात नहीं, लेकिन देखिए श्री प्रकाश जायसवाल जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, मसाज कराते हुए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया वो तो मैं बोल क्या कहा था, सुनिए मानस जी, तो ये मानस जी चलिए, देश के प्रधानमंत्री से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं मान लेता हूँ। हालांकि वो 15 लाख की गर्लफ्रेंड स्लिप ऑफ टंग था क्या? वो मानस जी 15 लाख की गर्लफ्रेंड चेंज हो जाएगा ना, मैंने इसीलिए मैंने टोका कि अच्छा दूसरा उमाशंकर जी, मैं एक और बात कह दूं,
मानस जी, देखिए, हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है उनका महिलाओं से प्रेम, अगर हम उस पर चर्चा कर लें, हमारे साथी कह रहे थे तो मैं थोड़ा इनको दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे और वहां पर एक होटल के बाहर एक नायिका के साथ उनकी फोटो पूरे देश में वायरल हुई। ये प्रधानमंत्री जी देश की गरीब महिलाओं के बीच नहीं दिखाई, प्रधानमंत्री जी नायिकाओं के साथ होटल के बाहर फोटो में दिखाई देते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र है। राहुल गांधी जी पर उंगली उठाने वाले लोगों को अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का और इनके दल का महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है। आरएसएस में आज तक महिलाओं की मेंबरशिप नहीं होती है मानस जी। महिलाओं का महिलाओं की मेंबरशिप क्या महिलाएं आरएसएस में आने लायक उनके पास टैलेंट नहीं है क्या? आरएसएस महिलाओं को अपने संगठन से दूर क्यों रखता है? इसका जवाब देंगे क्या? मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति राष्ट्रीय सेविका समिति काम करती है, ये बात आपको देगा। वो महिलाएं सेविका बनेंगी। ये महिलाओं को सेविका, घर में सेविका ही बना के रखना चाहते हैं। ये आरएसएस की यही मानसिकता, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। महिलाएं सेवक नहीं बनना चाहते, राष्ट्र की सेवा करने वाले सेवक सेविका बन सकती है। तो सेवक ही बनना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करने वाले सेवक हैं और उस पर खुश है। वो सेविका बन सकती है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। शंकर जी, अगर आप सेवक नहीं बनना चाहते, आप सत्ताधारी बनना चाहते हो, तो महिलाओं को सेविका बना के रखना चाहते हैं। ये इस देश की महिलाओं को सेविका बना के रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की मानस जी कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिलाओं को सबसे पहले पंचायती राज कानून के माध्यम से स्थानीय चुनावों में उनको आरक्षण देकर उनको राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण देने की लगातार मांग उठाई और अब चुनाव के समय मोदी जी को मजबूरी में लागू तो करना पड़ा, लेकिन फिर देखिए षड्यंत्र क्या किया कि 2029 से लागू होगा कि 39 से लागू होगा, ये किसी को स्पष्ट नहीं है। यानी कि एक जुमला और झुंझुला इन्होंने देश की महिलाओं को पकड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती उनका समय खत्म हो जाएगा, जो हम उनसे कमेंट नहीं ले पाएंगे। लास्ट हम चाहते थे कि एक कमेंट फराज किदवई साहब से भी ले लेते हैं। फराज साहब, देखिए यहाँ पर संगठन की बात हो रही है, संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। उमाशंकर जी भी कह रहे संगठन का निश्चित तौर पर जब से अजय राय जी आए हैं इसमें बिल्कुल बदलाव देखने को मिला। बात से मैं बहुत सहमत हूं कि बहुत मेहनत करके वो अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम दूसरे दलों से भी लोगों को शामिल करवा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी तमाम सारे लोग हैं। इसको लेकर के भी एक मन में खटास है। लेकिन निश्चित तौर पर फराज किदवई साहब, आप ये तो मानेंगे ना कि कोई भी चुनाव संगठन के दम पर ही लड़ा जाता है। संगठन अगर मजबूत नहीं है तो उसके बगैर तो आप नहीं जनता के बीच जा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते ना। तो ये मुकाबला तो आपको करना ही होगा। अभी तक आप लोग क्या इसके लिए तैयार हैं? मानस जी, देखिए, एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो परसेप्शन बिल्ड करने में बहुत माहिर है। ये अक्सर परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि साहब हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारा संगठन ये, हमारा संगठन, अरे साहब हमारा संगठन समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा कोई मजबूत संगठन है। हमारे यहाँ मेन बॉडी है, हमारे यहाँ लोहिया वाहिनी है, हमारे यहाँ नेताजी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज मोर्चा है, हमारे यहाँ महिला मोर्चा है, हमारे यहाँ जो अधिवक्ताओं का संगठन है, हमारे यहाँ प्रभुत्व वर्ग का संगठन है, और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर प्रदेश स्तर पर है, फिर जिला स्तर पर है, और उसके बाद में फिर विधानसभा स्तर पर है और डाउन द लाइन है। ये मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये मुझे पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी के जो प्राइम मार्केटियर हैं और जो चीफ मार्केटियर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये खाली परसेप्शन बिल्ड करने का बात करते हैं। एक सवाल मुझे दीपक बघेल जी का जवाब देना जरूरी है। मानस जी एनसीआरबी की बात कर रहे थे। दीपक जी, आप एनसीआरबी का डेटा खोल लीजिएगा। 2015 में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए थे वो 35,908 थे, और लास्ट एनसीआरबी का डेटा जो है उसके हिसाब से 56,083 है।
तो गणित के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो देख लीजिएगा कि कितना परसेंट से बढ़ा है आपकी सरकार में, पहली बात। दूसरी बात, जो रेप केसेस थे हमारी सरकार में लास्ट, वो 8.73% थे टुवर्ड्स नेशनल कंट्रीब्यूशन, आज की तारीख में 9% है। और डाउरी डेथ्स, मानस जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 2222 डाउरी डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है लास्ट एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, जो कि कहीं 1/3 पूरे देश में हो रहे, उससे भी ज्यादा है। दूसरी बात, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने, पूरी विश्व ने देखा। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ क्या हुआ ये खाली उत्तर प्रदेश ने नहीं, पूरे भारत ने देखा, हमने आपने भी देखा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी तरह की एनसीआरबी वगैरह की बात तो खासकर मुझसे तो ना किया करें। दूसरी बात, प्रमोद जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उठाई कि आज की तारीख में किसानों का और मजदूरों का क्या हाल है। मानस जी देखिए, आज फिर मैं मजबूर हो गया एक ये पेपर कटिंग दिखाने के लिए। आप देखिए कि इसमें जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो आज की तारीख में मजदूर है, खासकर अगर आप मध्य प्रदेश की बात करिए जहां पे अभी इलेक्शन हुए थे, वो 229 रुपए 20 पैसे कमाता है एक दिन में। अब अगर 22 दिन में वो काम करेगा तो उसकी पूरे महीने की कमाई होगी 5400 रुपए। और मानस जी, जो एक शाकाहारी थाली बनती है क्रिसिल के हिसाब से, तो खाली भोजन में अगर 5 लोगों का परिवार है तो वो 8500 रुपए महीने खर्च होता है। तो मानस जी, एक बेचारा मजदूर जो है वो खाने पर भी ठीक से नहीं खर्च कर पा रहा है, तो अपने बच्चों को कहां कैसे स्कूल भेजेगा, माता पिता का इलाज कैसे करवाएगा, कपड़े कैसे बनाएगा, त्योहार कैसे बनाएगा। और किसानों की बात हमारे बेहद अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो आंकड़े आप लोग जो लाते हैं, जो रखते हैं, जो सरकारें देती हैं, जो अलग अलग एजेंसीज, आपको याद होगा कि एक जमाने में 5 रुपए में इतना खाना, मैं आपको साइज बता रहा हूँ, राज बब्बर का कांग्रेस की सरकार थी, 5 रुपए में भरपेट खाना, इतना मीडिया में उसे क्रिटिसाइज किया गया था उस बयान को, क्योंकि उस वक्त देश महंगाई क्रिटिसाइज करने वाली बात है भी मानस जी, ठीक है ना। तो देखिए, ये मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं। आप सत्ता में होते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर थी, लेकिन अब समय का चक्र बदल गया, कांग्रेस विपक्ष में चलेगी, बीजेपी की सरकार है, आंकड़े अब उनकी तरफ से भी आते हैं, आंकड़े आपकी तरफ से दिए जाते हैं। देखिए हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो खुली आंखों से हम और आप दोनों लोग देखते हैं, और हम आप सब लोग देखते हैं। उसको स्वीकार करें या ना करें, इस डिबेट को क्लोज करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो खबरें वैसी अब मीडिया में भी नहीं आती। हम लोग भी अब जन समस्याओं तक की फोकस कर हम लोगों ने कर दिया है, सिर्फ खबरें उस तरीके से दिखाते हैं जहां पर हमको लगता है कि कोई खबर हमको कोई अच्छा हमको व्यूज दिला सकती है, हमारी रेटिंग में इजाफा कर सकती है। ये बात भी कड़वी सच्चाई है कि जिस दिन अगर वास्तविकता में अगर खबरें करने पे पत्रकार आज भी उतर आए, तो इस देश में इतनी समस्याएं हैं, पहले भी थी और आज भी है, कि लगता नहीं कि आने वाले कुछ समय में या आने वाले काफी लंबे समय तक उनका समाधान भी हो पाएगा। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी सियासी दलों के साथ साथ इस देश के चौथा स्तंभ जिसको हम लोग खुद को कहते हैं पत्रकार हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको हम लोगों को भी दिखाना चाहिए। इस चर्चा को आज हम यही विराम देंगे। प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। दीपक बघेल साहब आपका भी, उमाशंकर जी आपका भी, और फराज किदवई साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, किस तरीके से अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने के साथ रणभूमि में उतरने के लिए एक तरीके से तैयार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जरूरत इस बात की है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं, जिनमें अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया कि वो मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग, ऐसे में वो कैसे मुकाबले के लिए अपने संगठन को तैयार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।